मारो इसे मत छोड़ना, मार कर ही निकलना। 6 लोगों ने किया था ऐसे पड़ोसी का कत्ल, अब इनको मिलेगी उम्र कैद की सज़ा। कहानी क्या है, कहानी आपको बताने जा रहे हैं। यह दिल्ली के एक ऐसे परिवार की खौफनाक कहानी है जिसके सभी पुरुष सदस्यों ने मिलकर ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया जिसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और कहानी क्या है जिससे आपका कलेजा सुनकर सन्न रह जाएगा, कहानी आपको बताते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी दूसरे इंसान की कीमत ही नहीं होती। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की कोई कीमत ही नहीं समझते, उनकी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में, तो हम आपको ये कहानी बताने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए कहानी क्या है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार सभी दोस्तों के। मेरा नाम है प्रदीप राजपूत, आप देख रहे हो प्रमोद राजपूत यूट्यूब चैनल। तो इसमें हम आपको अच्छी सी अच्छी कहानी बताएंगे। तो आज की कुछ ऐसी दिल्ली की दिल दहलाने वाली कहानी है जो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो क्या है, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए किसी दूसरे इंसान की कोई कीमत ही नहीं होती। उनके अंदर ना तो जज्बात होते हैं ना ही इंसानियत होती है। ऐसे लोग अगर किसी से दुश्मनी मान लें तो वो अपना भला बुरा भी नहीं सोचते, बस जुर्म करने पर उतर जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दुश्मनी हो गई तो आपसे वो बुरा अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं सोचते अच्छा भला, बस उनको तुम्हारी हत्या से मतलब या तुम्हारा बुरा ही करना है। ऐसे होते हैं। आज क्राइम कहानी है, आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के एक ऐसे परिवार की खौफनाक कहानी है जिसके सभी पुरुष सदस्यों ने मिलकर ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया कि लोगों का कलेजा बैठ गया था। अदालत ने अब 9 साल बाद उन सभी आरोपियों को दोषी कराते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। साल 2013, न्यू मॉडर्न शहदरा दिल्ली। 35 साल का इब्राहिम अपने परिवार के साथ गली नंबर 10 के प्लॉट संख्या 105 में रहता था। साल 2009 में उसने जरा के साथ घरवालों की रजामंदी से लव मैरिज की थी। वहाँ पर एक जो इब्राहिम नाम का एक ये आदमी था, शख्स था, इसने किसी लड़की के साथ लव मैरिज की हुई थी। अब उसका 2.5 साल का एक बेटा था। उसका एक बेटा हो गया था जिसकी उम्र लगभग 2.5 साल के करीब थी। बाकी भरा पूरा परिवार था। वे लोग कुछ 8 भाई बहन थे, जिसमें 4 भाई और 4 बहन शामिल हैं। इब्राहिम ने वहीं घर के पास गली के नुक्कड़ पर एक दुकान बना रखी थी। इब्राहिम ने वहीं पर एक दुकान बना रखी थी। वहीं घर के पास गली के नुक्कड़ पर ही एक दुकान बना रखी थी। वहीं से उसका काम धंधा चलता था। बाकी उसके भाई अलग काम करते थे। गली का दबंग परिवार इब्राहिम के पड़ोस में एक दूसरा परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम इजराइल पहलवान था। यह परिवार जब से उस इलाके में रहने आया था। इजराइल पहलवान के 4 बेटे थे, जावेद, आवेद, आरिफ और तारिफ। उसकी कई बेटियां भी थीं। इजराइल परिवार का आए दिन इब्राहिम या दूसरे पड़ोसियों से छोटी छोटी बातों पर उलझता रहता था, कभी पार्किंग को लेकर तो कभी रास्ते को लेकर। इब्राहिम और इजराइल के घर के बीच महज एक दीवार थी। इलाके में इजराइल पहलवान का आतंक इस कदर था। साल 2004 से 2005 के बीच गली नंबर 10 में ही इजराइल पहलवान और उसके बेटे ने मिलकर एक खाने का होटल चलाने वाले शख्स को मामूली विवाद के बाद जमकर पीटा था। कोई वहाँ पर होगा, उसको जमकर पिटाई की लोगों ने, क्योंकि ये दबंग लोग थे, वहाँ पर अपनी दबंगई दिखाते थे। वो शख्स इतना डरा गया था कि दुकान छोड़कर ही चला गया। अब बताओ कितना उसके साथ जुर्म किया कि वो अगला बंदा अपनी दुकान को छोड़कर ही चला गया। ऐसे होते हैं लोग। अब 21 अप्रैल 2013 ये वो दिन था जब गली के दबंग इजराइल पहलवान के बेटे आबिद की सागाही हो रही थी। अच्छा, सुबह से ही उसके घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उनके घर में रात को समारोह था, लिहाजा गली में
इजराइल ने टेंट लगवा दिया, मगर टेंट लगवाते समय उन्होंने इब्राहिम के घर का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद कर दिया। ये देखकर इब्राहिम किसी तरह से बाहर आया। इजराइल से टेंट को उसके दरवाजे से हटाने के लिए कहा। जब किसी का दरवाज़ा घेरोगे भाई तो कोई अगला बंदा दरवाजे को खाली करने को तो बोलेगा ही। तो इसी प्रकार इब्राहिम ने उनका अपना दरवाज़ा खाली करने को बोला। फिर क्या करता है ये बंदा, दरवाज़ा हटाने के लिए कहा ताकि घर में आने जाने का दिक्कत ना हो। इस पर इजराइल ने नुकुर करने के बाद टेंट को दरवाजे से थोड़ा हटाकर लगवा दिया। बात वहीं ख़त्म हो गई। अच्छा, 22 अप्रैल 2013 इजराइल पहलवान के घर में चल रहा सगाई समारोह देर रात ख़त्म हो चुका था। रात के 12 बजे चुके थे, तारीख बदल चुकी थी। उन दिनों IPL के मैच चल रहे थे। उस दिन भी मैच था। इब्राहिम अपनी दुकान पर उस वक्त टीवी पर IPL मैच देख रहा था। उसके साथ उसका बेटा भाई ताहिर, चाचा उमर, नौमान और जिगरी दोस्त योगेंद्र कासना भी वहीं बैठकर मैच देख रहे थे। चारों पूरी तरह से मैच देखने में मशगूल थे। चारों लोग IPL मैच को देख रहे थे, जिसके दोस्त इसके चाचा और थे। इब्राहिम को टारगेट बनाकर हमला। तभी करीब 12:15 बजे इजराइल पहलवान अपने बेटों और दामाद गुफरान के साथ इब्राहिम की दुकान पर जा पहुंचे। वह हथियारों से लैस थे। इजराइल के पास लाठी थी। जावेद आबिद के हाथों में तेजदार चाकू थे। तारिफ और गुफरान के हाथों में विकेट थाम रखी थी, जबकि आरिफ के पास पिस्टल थी। इससे पहले कि इब्राहिम और वहां मौजूद उसका भाई, चाचा और दोस्त कुछ समझ पाते, इजराइल ने हथियारबंद परिवार ने उन पर हमला कर दिया। उनका टारगेट इब्राहिम ही था। वो लोग सारे हथियारों के साथ 6 लोग आए हुए थे। उनके पास किसी के पास चाकू, किसी के पास लाठी, किसी के पास विकेट और एक के पास पिस्टल भी थी। उन्होंने सीधा अटैक कर दिया उन पर। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, जान बचाकर भागो भाई और चाचा। इस दौरान जब इब्राहिम के चाचा नौमान उमर उसे बचाने के लिए बीच में आए तो इजराइल के बेटे आरिफ ने उन पर गोली चला दी। वो गोली से तो बाल बच गए, लेकिन दुकान से बाहर जाकर गिर गए। इसके बाद उन्होंने वहां से भागकर जान बचाई। फिर भाई ताहिर ने इब्राहिम का बचाव करने की कोशिश की। तारिफ और गुफरान ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो भी किसी तरह से जान बचाकर भाग गया। उनका सीधा मतलब था इब्राहिम को मौत करना। मतलब इब्राहिम को उनका सीधा मारना था। और इब्राहिम को जो भी बचाने आ रहा था उसको मार रहे थे डंडों से, जैसे वो चाह रहे थे वैसे। दोनों तरफ से घिर चुका था इब्राहिम। इब्राहिम ने अपनी दुकान का आधा हिस्सा एक प्रिंटिंग मशीन वाले को दे रखा था। वो भागकर अंदर मशीन के पास छुप गया, जबकि उसका दोस्त योगेंद्र कासना अकेले ही उन आधा दर्जन हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहा था। जो उसका दोस्त था इब्राहिम का, योगेंद्र, वो सारे लोगों को रोक रहा था। जो 6 लोग थे, मतलब आधा दर्जन 6 लोगों को अकेले ही रोक रहा था। और वो 6 लोग क्या करता बेचारा। इस बीच इजराइल पहलवानों ने साथ आबिद और जावेद ने अंदर जाकर इब्राहिम को दोनों तरफ से घेर लिया, जबकि योगेंद्र बाहर उन तीनों लोगों से उलझा हुआ था। तीनों लोगों से अकेला लड़ रहा था। तभी 2 अंदर चले गए और इब्राहिम को ढूंढ लिया। तीनों लोगों ने किया था इब्राहिम पर वार। इधर इजराइल जोर जोर से चिल्ला रहा था, मारो इसे, छोड़ना मत, मार कर ही निकलना, जिंदा न बचने पाए। ऐसा लग रहा था कि वो सभी कॉमन इंटेंशन के साथ आए थे। वो बस किसी भी हाल में इब्राहिम को खात्मा देना चाहते थे। और हुआ भी ऐसा ही। वो उनका सीधा मतलब था इब्राहिम को मारना, और कुछ हुआ ऐसा ही, इब्राहिम को ने मार दिया। तभी आबिद इब्राहिम के सीने पर, मतलब मारने, तभी आबिद ने इब्राहिम के सीने पर वार किया और चाकू ठीक उसके दिल की जगह पर घोंप दिया। मतलब उसके बेचारे के दिल की जगह पर चाकू सीधा ठोंक दिया। इसी के साथ पीछे से जावेद ने भी वार किया और चाकू उसकी कमर के निचले हिस्से में घुसा दिया। आबिद ने
सीने में चाकू घोंसकर घुमा दिया ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे। तभी इजराइल ने भी लाठी से उसका सिर पर वार किया। अब उसके एक ने दिल पर चाकू घुमा दिया यूँ करके, एक ने कमर पर, एक ने लाठी से सर पर अटैक कर दिया। तो क्या होगा, अगला बंदा मरेगा ही भाई। 15 मिनट तक चला मौत का खेल। इब्राहिम लूहान होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके जिस्म से खून की धारा बह निकली थी। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। योगेंद्र घायल हो चुका था। फिर भी हमलावरों ने फर्श पर इब्राहिम पर लाठी विकेट से भी वार किए। ये सब 15 मिनट तक चलता रहा। इब्राहिम की बहनें और भाई भी मदद करने के लिए जोर जोर से शोर मचा रहे थे। इब्राहिम को बचाने की गुहार लगा रहे थे। लिहाजा दुकानदार ने बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। लोग तो आएंगे ही भीड़ लगाने के लिए। लोगों को देखकर हमलावर वहां से फरार हो गए। जैसे ही वहां पर लोग आए तो जैसे वहां पर इजराइल के जो परिवार के थे वो सारे के सारे वहां से भाग गए। फिर क्या हुआ कहानी में, मौका ये वारदात पर ही हो चुकी थी इब्राहिम की मौत। मतलब उनके इतना अटैक किया, 15 मिनट तक उस पर लाठी चाकू डंडे इतने चलेंगे तो अगले बंदे की मौत तो होना तय ही है। इस दौरान इब्राहिम की पत्नी जरा, भाई बाबर और घायल दोस्त योगेंद्र कसाना ने 100 नंबर पर कॉल कर दी थी। घटना के महज 5 मिनट करीब 12:35 पर एक के बाद एक तीन पीसीआर मौके पर पहुंच चुकी थी। इब्राहिम के भाई ने पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे वैन में डाला और फौरन जीटीबी हॉस्पिटल जाकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने वहां मृत लाया गया घोषित कर दिया। यानी इब्राहिम को ले गए डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। उस वक्त योगेंद्र कासना, इब्राहिम के जीजा डॉक्टर आफामा अंसारी भी मौके पर मौजूद थे। मास्टरमाइंड इजराइल की गिरफ्तारी। इब्राहिम की मौत की खबर से उसके परिवार में मातम पसर गया था। उसकी पत्नी जारा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। 2.5 साल के मासूम बच्चे के सिर पर पिता का साया उठ चुका था। उसी वक्त पुलिस ने इजराइल पहलवान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त इजराइल के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसके चारों बेटे और दामाद फरार हो चुके थे। घर की महिलाएं भी वहां नहीं थीं। पुलिस ने मौका ये वारदात से लाठी और 2 विकेट भी बरामद कर लिए थे। जो उसके घर के चारों लड़के भी गायब हो गए, एक दामाद भी था उनका, वो भी गायब हो गया, और जो लेडीज थी वो भी गायब हो गया। लेकिन पुलिस ने वहां पर लाठी और उसको बारादत कर लिया जिससे उसको मारा गया था, जिन पर इब्राहिम का खून भी लगा हुआ था। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। हर कोई इस वारदात के मास्टरमाइंड इजराइल पहलवान को कोस रहा था। सभी कोसेंगे भाई, बुरा किया उसने। 22 अप्रैल 2013 आता है। अब उसी दिन पुलिस ने इब्राहिम को पोस्टमार्टम कराया था, इसके बाद लाश को परिजनों के हवाले कर दिया गया। परिवार ने भी उसी दिन इब्राहिम की लाश को वेलकम कब्रिस्तान में दफना दिया था। घटना के बाद गली नंबर 10 में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस को आशंका थी कि कोई गुस्से में आरोपी परिवार के घर पर हमला न कर दे। पुलिस ने उसी रात घटना के चश्मदीद योगेंद्र कासाना, चाचा नौमुद उमर और भाई ताहिर के बयान दर्ज किए। FIR दर्ज की। 24 अप्रैल 2013 कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात के ठीक 2 दिन बाद पुलिस ने हत्यारोपी इजराइल के बेटे तारिफ और दामाद गुफरान को भी मानसरोवर पार्क के पास गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया और फिर जेल में डाल दिया गया। 21 जून 2013, अब जून का महीना आ गया। उस दिन दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन की पुलिस चौकी जामिया
के इलाकों से आरोपी जावेद किसी दूसरे हमले में पकड़ा गया था। जब पुलिस ने पकड़े जाने पर जावेद की छानबीन की तो पता चला कि इब्राहिम मर्डर केस में आरोपी, और उसी दिन पुलिस ने जावेद की निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद कर लिया जो इब्राहिम के कत्ल इस्तेमाल किया गया था। उसके साथ चाकू भी पकड़ लिया। मुख्य गवाह योगेंद्र कासना पर हमला। जो गवाह था योगेंद्र कासना, उसका दोस्त था इब्राहिम का, उस पर भी हमला हुआ। इब्राहिम मर्डर के केस में याचिकाकर्ता और मुख्य गवाह बन चुके योगेंद्र कासना उसी दिन इब्राहिम के परिवार और दुकान का हालचाल पूछने न्यू मॉडर्न शाहदरा की गली नंबर 10 में गए थे। योगेंद्र जब मौका ये वारदात यानी इब्राहिम की दुकान पर मौजूद थे तभी बाइक पर सवार होकर दो लोग वहां पहुंचे। योगेंद्र पर गोली चला दी। कासना ने हमलावर को गोली चलाते वक्त देख लिया था, लिहाजा वो हल्के से झुके और बच गए। हमलावरों ने हेलमेट पहने थे और बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। कितने शातिर थे, देख रहे हो। इस मामले में भी पुलिस की शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन हमलावर पुलिस की पहुंच से बाहर थे। याचिकाकर्ता और मुख्य गवाह योगेंद्र कासना और परोपकार डॉक्टर आफाक अंसारी। 1 जुलाई 2013 यही वो तारीख थी जब इस हत्याकांड के आरोपी आरिफ और आबिद ने अदालत में आत्मसमर्पण कर लिया था कि फिर पुलिस ने उन दोनों की निशानदेही वारदात में इस्तेमाल की गई वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली जिससे ये लोग कत्ल की रात फरार हुए थे। 3 जुलाई 2013 पुलिस लगातार आरिफ और आबिद से पूछताछ कर रही थी कि इसी का नतीजा था पुलिस ने उनका निशानदेही आरिफ की पिस्टल की मैगजीन बरामद की। यही वो पिस्टल थी जिससे बरामद के इन दिन इब्राहिम के चाचा नौमान पर हमला किया गया था। पिस्टल भी बरामद कर ली। 5 जुलाई 2013 अब पुलिस को दूसरे आला ये कत्ल यानी चाकू की तलाश थी जो पुलिस ने पकड़ में आए हत्यारों की निशानदेही पर यूपी हापुड़ के पास एक जगह है बरामद किया। ये वही चाकू था जिसे आबिद ने इब्राहिम के सीने में घोंपकर घुमा दिया था। वापस लौटी आरोपी परिवार की महिलाएं। इब्राहिम की हत्या के 4 महीने बीत चुके थे। आरोपी परिवार की महिलाएं जो अभी तक कहीं और थीं वो एक दिन वापस लौट आईं। उनके आ जाने के बाद एक बार फिर से वहां का माहौल तनावपूर्वक हो चुका था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इब्राहिम का परिवार सदमे से उबर नहीं पा रहा था। पीड़ित पक्ष की महिलाएं पर मारपीट का आरोप। जिस दिन आरोपी परिवार की महिलाएं लौटकर आईं उसी दिन उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस कॉल की, कहा कि उनके साथ मारपीट की गई। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर आ गई। आरोपी पक्ष महिलाओं ने पीड़ित पक्ष की महिलाओं और छोटे भाइयों को खिलाफ मारपीट इल्ज़ाम लगाया, यानी उनके इब्राहिम के घर वालों पर उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया या सच्चा लगा दिया, उन पर आरोप लगाया। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन शिकायत मिली थी। मानसरोवर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई। 21 अप्रैल 2014 ये वो दिन था जब इस मामले की सुनवाई अदालत में होनी थी। पीड़ित परिवार की ओर से मृतक इब्राहिम के जीजा डॉक्टर आफाक अंसारी, भाई ताहिर मां कोर्ट पहुंचे थे। पुलिस आरोपियों को भी जेल लेकर कोर्ट आई थी, लेकिन किसी कारण बस उस दिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। पीड़ित के पक्ष लोग कोर्ट परिसर से बाहर खड़े थे। आरोपी पक्ष की तरफ से इजराइल पत्नी अफरानी बेगम, आरिफ की महराना मौसा, जहूर अहमद, लीलू और अन्य रिश्तेदार मौजूद थे। पीड़ित पक्ष पर हमला।
सुबह करीब 11 बजे पुलिस आरोपी आरिफ आबिद और जावेद को हिरासत में लेकर वहां से जा रही थी। तीनों ने हाथ पुलिस वालों ने पकड़े हुए थे। तभी तीनों आरोपी पीड़ित पक्ष के चारों लोगों पर टूट पड़े, यानी पीड़ित पक्ष के चारों लोगों पर टूट पड़े। उन लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। हैरानी की बात ये थी कि ये आरोपियों ने पुलिस अभिरक्षा के दौरान ही किया था, पुलिस के सामने ही किया था। 2 बार 100 नंबर पर कॉल की। उसी दिन यानी 21 अप्रैल की इजराइल की बेटी और भांजी ने दिन में 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करके मारपीट शिकायत की। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कॉल करने वाली महिलाओं ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। उस रात 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन महिलाएं खुद पुलिस बुलाने के बाद भी अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोला करती थीं। कुछ देर इंतज़ार कर पुलिस वाले वहां से चले जाया करते थे। यानी पुलिस वालों से कॉल कर दी कि हमारे घर पर मारपीट का अटैक हो गया, और घर से अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। पुलिस आवाज़ दे रही है, वो गेट नहीं खोल रहे हैं। पीड़ित पक्ष पर रेप का आरोप। इस घटना के करीब 10 दिन बाद मानसरोवर पार्क थाने के SHO को एक खत मिला। ये खत आरोपी पक्ष की महिलाओं की तरफ से पुलिस को भेजा गया था, जिसमें पीड़ित पक्ष के डॉक्टर अफांक ताहिर तबहे और बाबर का रेप का इल्ज़ाम लगाया गया था। मामला गंभीर था, लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू की। तो पत्र मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष के लोगों को थाने बुलाया और इस संबंध में बात की। असल में पुलिस ने इस संबंध में पीड़ित पक्ष के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर दिया था। झूठा निकला रेप का आरोप। इसके बाद पीड़ित परिवार के आरोप के परेशान होकर DSP के मिलकर सारी घटना बताई और इस मामले को निष्पक्ष जांच जाने की मांग की। DSP SHO को इस मामले में हर एंगल से जांच करने की कहा। पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच की। शिकायत करने वाली महिला को जब पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। देख रहे हो, झूठा केस लगा रहे हैं। पुलिस के कई बार कहने पर भी वो टेस्ट कराने के लिए नहीं मानी। आसपास के लोगों ने भी इस बात पर की तस्दीक कर दी कि गली नंबर 10 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। पुलिस की जांच में रेप का आरोप झूठा निकला। साल 2015 परोकार अफांग पर जानलेवा हमला। जब इब्राहिम हत्याकांड का मामला अदालत में पहुंचा था, तभी से इब्राहिम के जीजा डॉक्टर अफांग अंसारी और दोस्त योगेंद्र कासना इस मामले की पैरवी कर रहे थे। यह बात आरोपी पक्ष भी जानता था। डॉक्टर अफांग की क्लिनिक ओल्ड गोविंदपुरी के राधे श्याम पार्क के पास गली नंबर 5 के नज़दीक था। उस दिन के करीब 11:15 बजे वो अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। तभी पुराने खंडर के बाईपास बाई ओर से एक बाइक पर 2 अज्ञात लोगों ने हेलमेट लगाए उनके बगल में आ गए और पीछे से बैठे शख्स ने पिस्तौल निकालकर डॉक्टर अंसारी पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद हमलावर पिस्तौल लहराते हुए वहां से निकल गए। डॉक्टर अफांग को शरीर के निचले हिस्से में जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने बाइक नहीं रोकी और कुछ दूर जाकर वे पुलिस नाके पर रुके। पुलिस वालों को सारी घटना बताई। इसी बीच पुलिस वालों ने देखा कि उनके शरीर से खून बह रहा था। पुलिस वालों ने फौरन उन्हें GTB अस्पताल ले गए। शरीर में धंसी गोली। अस्पताल में जाकर पता चला कि गोली उनके कूल्हे के नीचे जाकर धंस गई थी। डॉक्टरों ने जांच की थी, कहा कि अगर गोली को निकालने की कोशिश की गई तो अफाम के शरीर का निचला भाग पैरालाइज हो सकता है। डॉक्टर अफांग खुद इस बात को जानते थे, लिहाजा गोली
लिहाजा गोली को वहीं रहने दिया गया, गोली को नहीं निकाला गया, वहीं रहने दिया गया। डॉक्टर आफांका को कुछ दिन बाद अस्पताल में छुट्टी मिल गई, लेकिन उन्होंने अपना भी ख्याल रखना था। इस हमले बावजूद डॉक्टर आफांक नहीं डरे और इब्राहिम मर्डर केस की पैराकर्ती करते रहे, मतलब वो केस की पैरवी करते रहे। इस हमले के बाद से ही परिवार के लोग उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहने लगे थे, यानी उनकी सुरक्षा को काफ़ी चिंतित रहने लगे, क्योंकि उन पर हमले हो रहे थे, वो भी जानलेवा हमला। पीएमओ समेत पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा की मांग। उन पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आईएसपी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था। हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला। जब डॉक्टर आफांक थोड़ा सही हुए तब इब्राहिम मर्डर केस के हवाले से एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उन पर हुए हमले और घटनाक्रम का हमला देते हुए तत्काल उन पर हमले और पूर्ण घटनाक्रम का हमला देते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी। ये पत्र आफांक और पीएमओ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीएसपी और मानवाधिकार आयोग को लिखा था। साल 2016 पत्र लिखे जाने के बाद 2016 में डॉक्टर आफांक ने खुद जाकर तत्कालीन डीएसपी नुपुर प्रसाद से मिलकर आपस में बातचीत की, सुरक्षा गुहार लगाई। इस पर डीसीपी ने डॉक्टर आफांक से संभावित खतरे का आकलन कराए जाने की बात कही। साल 2017 डीएसपी के आदेश पर संबंधित अधिकारी इस मामले का आकलन करने लगे कि डॉक्टर आफांक को सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। इसी प्रक्रिया को चलते करीब एक साल आखिरकार दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर आफांक को एक हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मुहैया करा दिया था। तभी से अब तक डॉक्टर आफांका के साथ एक सुरक्षाकर्मी तैनात है। 18 सितंबर 2017 रेप केस डिस्चार्ज। अब लौटते हैं वापस उस रेप के आरोप पर जिसे अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया था। दरअसल इस मामले में रेप शिकायत करने वाली 2 लड़कियां नाबालिग थीं, लिहाजा यह मामला पास्को कोर्ट में चल रहा था। पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने इस मामले को करीब 3 साल बाद डिस्चार्ज किया था। फरवरी 2016 इजराइल को मिली थी जमानत। इससे पहले आरोपी पक्ष के इजराइल पहलवान समेत सभी पुरुष जेल थे। वो लगातार जमानत अर्जी लगाते रहे, मगर फरवरी 2016 में इजराइल के वकील ने कोर्ट में उस उम्र और बीमारी का हवाला दिया, परिवार के पालन पोषण की बात कही। इसी ग्राउंड पर अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर दी। इब्राहिम मर्डर केस में 6 आरोपी थे, जिनमें से पहले आरोपी को जमानत मिली थी। इजराइल की साजिश। अब इब्राहिम मर्डर केस का आरोपी इजराइल पहलवान जेल से बाहर आ चुका था। वो अपने घर लौट आया था, लेकिन आने के बाद वो लगातार इब्राहिम परिवार वालों के खिलाफ साजिशें रच रहा था। रेप का झूठा आरोप भी उसकी साजिश का ही नतीजा था। उसकी ही साजिश थी उस पर रेप केस झूठा लगाने की। साल 2018 दूसरे आरोपी की जमानत। यही वो साल था जब इब्राहिम के एक हत्यारोपी आबिद को मानवीय आधार पर जमानत मिल गई थी। उसने अदालत में कहा था कि प्रथम आरोपी यानी उसके पिता इजराइल पहलवान की इसी आधार पर शहादरा की सेशन अदालत ने उसे जमानत दे दी थी। साल 2020 यही वो साल था जब फरवरी के महीने में कोरोना भारत में दस्तक दे रहा था। मामले तेजी से बढ़ने जा रहे थे। देश लॉकडाउन की गिरफ्त में आ चुका था, लिहाजा दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या कम करनी थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोर्ट ने कई
अंतर्राष्ट्रीय कैदियों को रिहा कर दिया था, जिनमें से इब्राहिम के 2 हत्या आरोपी गुफरान और तारिफ को भी जमानत मिल गई थी। तारिफ को गुफरान और कुछ दिन बाद छोड़ा गया था, जबकि आरिफ को जावेद को अदालत ने बेल नहीं दी थी। 2 अंदर थे, 4 बाहर आ गए। 20 सितंबर 2022 अभी भी इब्राहिम के परिवार को इंसाफ मिलना बाकी। जज नवीन गुप्ता तबादला सीबीआई की विशेष अदालत में हो गया, मगर हाई कोर्ट के फरमान की वजह से इस मामले की सुनवाई फिर भी उन्होंने ही की। 20 सितंबर को सभी आरोपी को पीड़ित पक्ष के लोग सीबीआई के विशेष अदालत में मौजूद थे। जज नवीन गुप्ता ने 4 महीने लंबी बहन को सुनने के बाद इब्राहिम हत्याकांड के इजराइल पहलवान, उनके 4 बेटे और दामाद आईपीसी की धारा 302, 427, 449, 148, 149 और 34 के तहत दोषी करार दे दिया। यह फैसला 164 पेज का था। फैसला सुनाते ही जज ने जमानत पर छोड़े गए आरोपी को गिरफ्तार करने का फरमान सुना दिया। पुलिस ने फौरन सभी को गिरफ्तार कर लिया। 19 नवंबर 2022 उस दिन इब्राहिम हत्याकांड के दोषियों को सज़ा मिलने का ऐलान होना था। अब सज़ा पर फैसला सेशन कोर्ट में जज नवीन गुप्ता की जगह आए एक नए जज अरविंद बंसल को कराना था। जज के सभी सुनाया अदालत ने इब्राहिम के सभी हत्यारों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। यह मामला अपने आप में एक मिसाल बन गया था, क्योंकि इस मामले के परिवार सभी मर्द एक साथ कत्ल के मामले में जेल पहुंच चुके थे। पीड़ित पक्ष को मिला इंसाफ। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष यानी इब्राहिम के परिवार वालों को एकदम सांस मिली। इस मामले में भले ही फैसला देर से आया, लेकिन इब्राहिम के परिवार को इंसाफ मिल गया था। ये एक मामला था। आरोपी पक्ष जेल होने के बावजूद लगातार पीड़ित परिवार के खिलाफ साजिश रचता रहा, लेकिन हर पुलिस की निष्पक्ष जांच और दमदार पैरवी के चलते हुए पीड़ित पक्ष को आखिर इंसाफ मिल गया था। गुफरान के खिलाफ पहले से दर्ज है केस। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोषी इजराइल पहलवान के दामाद गुफरान के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जियोनित नगर में आईपीसी धारा 379 के तहत पहले से ही एक मामला और दर्ज। इसी तरह दोषी के खिलाफ भी पहले आईपीसी की धारा 506, 323, 452, 341, 327 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। देख रहे हो कैसे लोग हैं जो कि अपने छोटे से बात के ऊपर दूसरे किसी का कत्ल कर देते हैं और वो एक बार भी दूसरे के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना कुछ जो भी ओपिनियन हो बताना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।